तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने वैकल्पिक विषय के तौर पर इतिहास की कक्षा को प्रारंभ किया है और प्राचीन इतिहास से हम लोगों की कक्षा शुरू हो गई है। पहला लेक्चर पब्लिक है, आप लोगों ने देखा होगा, प्राचीन भारत का इतिहास लेखन। जितना मुझे उम्मीद था उससे ज़्यादा ही आप लोगों ने उस लेक्चर पे प्यार दिया। बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया कि सर बहुत ही अच्छी क्लास रही, मुझे समझ में आया। देखिए, जब भी हम ऑप्शनल में शुरू करता हूँ पढ़ाना इतिहास, तो मेरी पहली कक्षा इसी पे होती है कि इतिहास लेखन को समझा जाए। ऑप्शनल की जो पूरी कक्षाएं होती हैं ना, वो विश्लेषण पर ज़्यादा होती हैं, जिसमें आलोचना, मूल्यांकन, समालोचना, टिप्पणी, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जब प्रश्न देखेंगे तो एक्चुअल में विशेषणात्मक डिमांड होता है जब भी आप कोई भी विषय ऑप्शनल के तौर पे पढ़ते हैं तो। और इतिहास जैसा विषय जिससे लोगों को लगता है कि इसे तिथियों का एक क्रम याद कर लेने से हम इतिहास समझ जाते हैं, तो एक्चुअल में इतिहास इतना भी आसान नहीं है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है इतिहास की गलत व्याख्या करते हुए। कई सारे, मैं टीचरों के यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, एक्चुअल में बड़ी ब्रांडेड टीचर बन चुके हैं ऐसे लोग। क्यों बने हैं किसी लेक्चर में बताऊंगा कि आजकल सोशल मीडिया ने किन लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिया है। आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, सोशल मीडिया से पहले उनका स्टेटस देख लीजिए, सोशल मीडिया के बाद एक दो अपवाद लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तिथि ही इतिहास नहीं है। इतिहास का जो चेंजेस है ना, जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इतिहास पे एक अच्छी पकड़ रखने वाले छात्र बन जाएंगे। फैक्चुअल चीजें अगर अलग है, तथ्यात्मक चीजें, नेट, जेआरएफ, पीजीटी, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से ठीक है, वहां तक सीमित है। आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप वहां कर जाइए, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि नेट, जेआरएफ देते हैं, प्रोफेसर बन के जाते हैं, तो जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे? फैक्ट्स पढ़ा करके चले आएंगे, कोई मजा नहीं आएगा। अभी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में अच्छे टीचरों की बहुत कमी है, और यही वजह है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज से बच्चे निकल करके आते हैं तो फिर उन्हें सिविल सर्विसेज के लिए जाकर के कोचिंग्स करनी होती है। जो कोचिंग्स के टीचर हैं उनसे पढ़ना होता है। कारण ये है कि इन कोचिंग्स के टीचरों का जो पूरा माहौल रहा है या जिस तरीके से उन्होंने पढ़ा है, वो फुल्ली कॉम्पिटिटिव अप्रोच के तहत इन्होंने पढ़ा है। और इसी वजह से मेरा मानना, मैं बार बार बोलता हूँ कि एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव अप्रोच थोड़ा डिफरेंस होता है। आप बीए किए हैं, एमए किए हैं, एमए में आपका 80% मार्क है इतिहास में, आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इतिहास में सिविल सर्विसेज में भी बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। कभी भी ये चीज़ें दिमाग से ही निकाल दीजिए। हाँ, अगर आप उस तरीके से पढ़े हुए हैं तो आप बेहतर मार्क्स लाएंगे। आप नेट, जेआरएफ, इतिहास में आप कुछ नहीं, आपने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं, आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, सब कुछ, और इतिहास को आप उसी वे में पढ़ते हैं, तो आप उससे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं जो कहता है कि मैं इतिहास से एमए हूँ, मेरा 80% मार्क है, मैं नेट क्वालिफाई किया हूँ, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें। तो थोड़ा अप्रोचेस अलग होती हैं, प्री और मेंस दोनों के अप्रोच अलग होते हैं। ऑप्शनल के दृष्टिकोण से जीएस में तो मिक्सअप चल जाता है, प्री मेंस लोग पढ़ाते हैं और हो जाता है काम। कई सारे सब्जेक्टों में प्री मेंस के हिसाब से टॉपिक कवर हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शनल ऐसा नहीं कर सकते कि हम जीएस इतिहास पढ़ रहे हैं तो मैं बोलूँ कि ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए अलग से पढ़ना ही होता है। ऑप्शनल की जो कक्षा होती है, शुरू होती है, थोड़ा सा उसका अप्रोच अलग हो जाता है। जैसे कि जब हम लोगों ने प्री की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, प्राचीन इतिहास हमने पढ़ाया, तो वहाँ था इतिहास क्या होता है, इतिहास की परिभाषा वगैरह। फिर उसके बाद इतिहास के स्रोत, प्राचीन इतिहास के सोर्सेज वगैरह में भी हम लोग उन चीज़ों को फोकस कर रहे थे कि सोर्स यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलती है। यहाँ भी हम लोग सोर्स पढ़ेंगे, लेकिन आप देखेंगे अप्रोचेज अलग हो जाएगा। सोर्स पढ़ने के जो तरीके हैं मेंस में, वो अलग होगा। अभी आगे की कक्षा आएगी तो आप उसमें बेहतर तरीके से समझेंगे कि वहाँ सोर्स कैसे पढ़ा गया, यहाँ कैसे सोर्स पढ़ा गया। यहाँ पे बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे चेंजेस पे, बदलाव पे, सोर्स की इंपॉर्टेंसी पे। अगर सिक्का मिलता है तो उसका क्या महत्व है, साहित्य मिलता है तो उसका क्या महत्व है, मृदभान मिलते हैं तो उसका क्या महत्व है, तो उन इंपॉर्टेंसी पे देखेंगे, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं। अभिलेख मिलता है तो उसका क्या महत्व है, उसकी क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ना होता है। आगे की कक्षाओं में आप इसे बखूबी देखेंगे, समझेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे इतिहास लेखन पे। पहला लेक्चर रहा इतिहास लेखन का। बहुत सारे मैसेजेस भी आए कि सर
समझ में आया इतिहास, अच्छा लगा। और मुझे जितनी उम्मीद थी कि जितने लोग देखेंगे, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, बहुत ही कम उम्मीद करता हूँ, कम से कम मिनिमम उम्मीद करता हूँ। हालांकि उस उम्मीद से थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लोगों ने देखा, अच्छा लगा मुझे। कि चलिए, कारण ये है कि लंबे क्लासेस और डीप में जाकर के पढ़ाना ये सब कोई झेल नहीं पाता। आजकल 15 सेकंड के रील्स आ गए हैं, हर 15 सेकंड पे स्किप करने की लोगों की आदत है। वीडियोस आया स्किप किए, वीडियोस आया स्किप किए, यही चल रहा है ट्रेंड। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं वो रील्स देखना बंद कर दें। रील्स न देखें, आप लंबी वीडियोस देखें, पिक्चर देख लीजिए, ताकि थोड़ा धैर्य आपके अंदर बने रहे, थोड़ा धैर्य कायम रखें। सिविल सेवा का पूरा जो प्रिपरेशन है आपके धैर्य के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कितना धैर्य बनाए हुए, कितना पेशेंस है आपके अंदर, और यही पेशेंस आपको कामयाबी तक लेकर के जाती है। मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं, आप यूपीएससी दे रहे हो या स्टेट पीसीएस दे रहे हो, अगर आप इस फील्ड में कदम रखते हैं तो कदम रखने से पहले एक चीज गांठ बांध लीजिए कि मुझे हर हाल में, चाहे जितनी भी लाख परेशानियां हैं, हर हाल में अपने माइंडसेट को अपने टारगेट पे फोकस रखना है। लाख आंधियां हैं, तूफान हैं, आपको विचलित नहीं होना है, टारगेट पे फोकस रखना है। एक टाइम का खाना कम खाएंगे, लेकिन जो स्टडी का टाइम है मेरा कि मुझे 8 घंटा आज पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है, तो वो आप पूरा करेंगे। कोई प्राकृतिक दुर्घटना नहीं होती है, तो खुद से अपने मन से इन चीजों को हटाना होगा कि अरे आज चले टहल लेते हैं, घूम लेते हैं। कोई संडे मंडे कुछ नहीं होता है आपके लिए। पूरे सप्ताह पढ़िए, बीच में एक दिन रेस्ट लीजिए, थोड़ा आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले। थोड़ा सा रिलैक्स मिलते ही एक दिन के बाद फिर से लग जाइए। सप्ताह में एक दिन कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम प्रयास करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, पढ़ने के साथ साथ उस पर डिस्कशन कर सकें, और आपकी पढ़ाई एक वे में, सही दिशा में जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा किताबों के ऊपर फोकस मत करिए, कोई लाभ नहीं मिलता है। बहुत ज़्यादा किताब ले लेंगे, आप निकाल ही नहीं पाएंगे काम की चीज़ें उसमें से। कोई अच्छा सा टीचर पकड़ लीजिए जो आपको काम की चीज़ें देता हो, आपको समझ में आए, आपको लगना चाहिए कि ये यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लेवल की चीज़ें हैं, तो कोशिश करिए कि उससे पढ़ लीजिए। आपका एक प्रॉपर नोट्स जो बनवा दे। पीडीएफ देने वालों से दूर रहिए। मैं पीडीएफ के बहुत ही सख्त खिलाफ रहता हूँ, क्योंकि पीडीएफ के मटेरियल्स धरे के धरे रह जाते हैं। आपके लिखे हुए जो नोट्स हैं वो बेस्ट हैं, और पीडीएफ अगर लीजिए तो क्लास नोट्स लीजिए, किसी का खुद लिखा हुआ समझा हुआ लीजिए। जैसे आपने मुझे पढ़ा, तो आप अगर मेरा पीडीएफ लेते हैं, अगर आपने मुझे पढ़ा है तो मेरा पीडीएफ आपको लगेगा नहीं कि दूसरे का पीडीएफ है, आपको लगेगा मैंने ही इसे लिखा है। ये फायदेमंद है, पढ़िए उससे, उसी का पीडीएफ लीजिए। ऐसे आपको दुनिया भर मार्केट में हजारों मैटर्स मिल जाएंगे पढ़े हुए, हजारों। पूरा मुखर्जी नगर भरा हुआ है मटेरियल से। कितने लोगों का धंधा चल रहा है, लाखों रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि बच्चे इसी में डूबे हुए हैं। जाके देखेंगे ढेर सारी किताबें, नोट्स, क्या क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन पढ़ एक भी नहीं पाते हैं। तो इन सब चीज़ों से भी थोड़ा आपको अपने आप को कंट्रोल रखना होगा। ये पूरा मार्केट का दौर है, बाजार का दौर है। अगर आप इस दौर को नहीं समझ पाएंगे तो आप लुट जाएंगे। यहां एक ही चीज को आपसे बार बार खरीदवा दिया जाएगा, एक ही किताब को आपको बार बार खरीदने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। हर बार प्रिंट आएगा, नया प्रिंट, कलरफुल आएगा, 2-4 तथ्य डाल दिए, बता दिए कि किताब में मैंने नया चीज जोड़ दिया है। आपके पास वो किताब पहले से मौजूद है, आप सोचेंगे नया चीज जोड़ दिया, फिर से खरीद लें। वही किताब पड़ी हुई है, देखेंगे लाइन बाय लाइन डिट्टो, 2-4 तथ्य, 1-2 टॉपिक्स अलग से जोड़ा हुआ है। उसके लिए आपको पूरा किताब खरीदना पड़ जाएगा। ये पूरा बाजार का दौर है। आप सिर्फ आपके जेब को खाली करने का यहाँ पूरी स्ट्रेटजी बनाई जाती है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो एडवाइजर हैं, बिजनेसमैन या बिजनेस के एडवाइस करने वाले लोग हैं, उनको हायर किया जाता है। 1-1 घंटे के लिए 10-10 लाख रुपए उनको दिया जाता है। सिर्फ वो ये बताता है कि आप ये काम कर दीजिए, आपकी बिक्री बढ़ जाएगी, सेलिंग बढ़ जाएगी। मैं आपको एक रियल किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक दौर था, मतलब बहुत पुराना दौर नहीं है, मैं इलाहाबाद में था। तो उस दौरान मेरे साथ एक मित्र थे हमारे, जो मीडिया में काम करते थे, अभी भी काम करते हैं मीडिया। उन्होंने बताया कि न्यूज़पेपर्स की बिक्री के लिए, खास न्यूज़पेपर में, उसका नाम यहाँ मेंशन नहीं करना चाहता, उसकी बिक्री के लिए सिंगापुर से एक व्यक्ति को हायर किया जाता है जो एडवाइजर था। उसके आने जाने का फ्लाइट टिकट, 5 स्टार होटल में रुकने की व्यवस्था,
और 30 मिनट का उसे 5 लाख रुपया पे किया गया। सिर्फ वो आकर के ये बताता है कि ये वाला जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ को आप फ्रंट पेज पे कर दीजिए। फ्रंट पेज के जो ये न्यूज़ दिया जा रहा है, ये वाला सेक्शन, उसको हटा करके आप बैक पेज में कर दीजिए। बस इसने इतना बताया। बहुत एक्सपीरियंसफुल था वो, और उसका ये नतीजा ये निकला कि उसने बताया और न्यूज़पेपर की बिक्री भी बढ़ी। उसमें रिजल्ट आया कि उसके सलाह के बाद जब ये काम किया गया तो बिक्री बढ़ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काम सिर्फ बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं कर रही हैं, अब बड़े बड़े जो कोचिंग्स हैं वो भी कॉरपोरेट बन गए हैं। उनके पास भी करोड़ों अरबों की बिल्डिंग्स हैं, उनके पास भी लाखों कर्मचारी हैं। अब वो काम इस बेस पे नहीं करती हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बच्चों तक सही वे में जाए। उनका मकसद होता है कि आपसे मार्केट की तरह बाजार में ला करके आपकी जेब को खाली कर दिया जाए। उसके लिए कई सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। जब आप जाएंगे उस सेक्टर में तो आपको हकीकत पता चलेगा, रूबरू होंगे। जो चीज़ें आपको 10,000 में मिल सकती है, वही चीज़ वहाँ पे आपको 30,000 रुपये में दिया जाएगा। उतना हाई फाई करके दिया जाएगा कि आपको लगेगा 30,000 में ले लिया जाए। वही चीज़ मैंने जो इतिहास 2,000 रुपये में पढ़ा दिया, उसका इतिहास आपको कहीं भी पेड ग्रुप में कहीं भी मिल जाए, मैं पूरे इतिहास की क्लास को पब्लिक कर दूंगा, ये मेरा दावा है। और उसी क्लास को 25,000 रुपये में, उससे भी कम क्वालिटी की क्लास को बेचा जा रहा है। अब लोग ले रहे हैं टीजीटी पीजीटी के नाम पे। जितना मैंने सिर्फ प्राचीन इतिहास पढ़ा है 150 लेक्चर्स में, प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से 150 लेक्चर में उन्होंने सारे इतिहास को खत्म कर दिया है टीजीटी पीजीटी नीट जेआरएफ के लिए। और उसका फी 25,000 रुपये बड़ी संस्थान द्वारा हो जाएगा, क्योंकि उनके पास पूरा एक सिस्टम है। ये एक सिस्टम का दौर है ध्यान के चेंजेस। यही होता है कि समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, मार्केट में क्या बदलाव हो रहा है, क्योंकि अब पूरा देश समाज एक बाजार के रूप में स्थापित हो गया है, मार्केट है पूरा। तो उन सब चीजों को समझते हुए आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है बड़ी सावधानी के साथ। कहने का मतलब यह है कि आपको बाजार में 1000 तरीके के नोट्स मिलेंगे, रंग बिरंगे नोट्स मिलेंगे। कहा जाएगा कि इस नोट्स को पढ़ करके फला लोग सिलेक्ट हो गए। तो इन सब चीजों से बचना है आपको। सिलेक्टिव चीजें, टेक्स्ट बुक अगर ले रहे हैं तो कौन सी टेक्स्ट बुक ले रहे हैं, बहुत ही सिलेक्टिव चीज, प्लस अगर कोचिंग कर रहे हैं तो नोट्स, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। सीधे सीधे जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, आते ही सलाह दे देंगे एनसीईआरटी पढ़ लो, ये किताब ले लो, 50 किताब का नाम लिखवा देंगे, बोलेंगे सब खरीद लो। बच्चे नए नए होते हैं, जोश होता है, पढ़ना है, किताब खरीद लेते हैं, रखा रह जाता है। शुरू में जो लोग आते हैं ना, बोलते हैं एनसीईआरटी पहले 6 महीना समय देना चाहिए। मेरा मानना है कि नहीं समझ में आएगा एनसीईआरटी भी। पहले आप किसी के गाइडेंस में थोड़ा समझिए तो चीज़ों को, फिर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। एक बार जब इतिहास मुझसे पढ़ेंगे तो आपको इतिहास की हर किताब समझ में आएगी, लेकिन अभी बिना पढ़े हुए, किसी से भी बिना पढ़े हुए अगर आप इतिहास की किताब लेके पढ़ते हैं तो 2 पन्ना पढ़ने के बाद आप रख देंगे, नहीं समझ में आएगा। ये सारी चीजें भी आपको बहुत व्यवहारिक लेवल पे जा करके समझना है। बड़े बड़े जो टीचर्स जो बोल रहे हैं उनको भी आपको थोड़ा सा देखना है कि एक्चुअल में क्या ये व्यवहारिक बातें हो रही है कि नहीं हो रही है। किस्सा कहानियां और किताबों का नाम बताने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं किताबों का नाम इसलिए नहीं बताता, मैं बोलता हूँ पहले मेरे नोट्स पढ़ लो, एक बार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, उसके बाद तुम खुद इतने समझदार हो जाओगे कि किताबें देख करके समझ जाओगे कि ये किताब मुझे पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, हमारे काम की है या नहीं है। मार्केट में ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो आपके काम की रत्ती बराबर नहीं, और वैसी ही किताबें सारे बच्चों के अलमीरा में फुल है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचते हुए अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। बहुत ही धैर्य और पेशेंस के साथ सिविल सेवा की तैयारी की जाती है। दिमाग को बहुत ही कांस्टेंट रखा जाता है, और जो रिश्ते हैं उनको मोशन में रखा जाता है, आए जाए कोई फर्क नहीं पड़े। आपका माइंड एकदम पूरी तरीके से कांस्टेंट होना चाहिए, तब आप फोकस करिए, और ईमानदारी से जब लगेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू किए हैं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, ऑप्शनल। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि लोग ये नहीं समझे कि जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस नहीं, ऑप्शनल है। कक्षा की शुरुआत मैं जब करता हूं, मैंने बताया कि मैं इतिहास लेखन से करता हूं, और इतिहास लेखन हम लोगों ने पढ़ा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 2 दृष्टिकोणों को हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था। कौन से 2 दृष्टिकोण थे? एक था प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट जिसे बोला जाता है, और दूसरा था उपयोगितावादी। याद है आप लोगों को इन दोनों दृष्टिकोण? उम्मीद है आप लोगों के दिमाग में भी होगा कि दोनों दृष्टिकोणों का क्या तात्पर्य था। मैंने बताया कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है
इसके आधुनिक तौर पे जो अध्ययन शुरू किया गया वो 18वीं शताब्दी के आसपास शुरू होता है। भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास का अध्ययन 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में अध्ययन शुरू होता है। ध्यान रखें, मैंने बताया था। और शुरुआत करने वाले पहले लोग कौन थे? प्राच्यवादी, ओरिएंटलिस्ट। ये कौन थे? अंग्रेज थे, जो भारत में रह रहे थे। अंग्रेज अधिकारी थे, कर्मचारी थे, है ना, आईसीएस अधिकारी थे, बहुत सारे लोग थे जो अंग्रेज थे, भारत में रह रहे थे। उन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन की परंपरा को शुरू किया और भारतीय प्राचीन इतिहास को खूब बढ़ा चढ़ा के उन्होंने पेश किया, प्राचीन इतिहास। लेकिन जो वर्तमान था उन्होंने बता दिया वर्तमान बहुत ही पतनशील है। इतना याद है आप लोगों को? ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उपयोगितावादी थे, उन्होंने पूरे भारतीय समाज को ही पतनशील करार दे दिया और बता दिया इनका जो प्राचीन इतिहास रहा वो बहुत ही निरंकुश शासकों का रहा दौर, निरंकुश शासकों का दौर रहा। और मैंने बताया कि इसके पीछे इनका कारण था, ये भारतीय समाज की अच्छाइयों की तरफ फोकस न करके उनकी बुराइयों की तरफ फोकस किया और बुराइयों को ही खूब प्रकाशित किया जम करके। कारण ये था कि ब्रिटिश शासन की वैधता को यहाँ पे सुनिश्चित करना चाहते थे, बताना चाहते थे कि ब्रिटिश शासन भारत में क्यों वैध है, वैलिड है। जिससे मैंने बताया था कि गोरे लोगों का भार के तौर पे जो बातें आती हैं इन्हीं लोगों के दिन है। वो बोलते हैं गोरे लोगों का भार है कि असभ्य लोगों को सभ्य बनाया जाए, क्योंकि भारतीयों को उन्होंने पूरी तरीके से मान लिया कि असभ्य है और ये एहसास दिलाया बार बार कि आप असभ्य हैं, जंगली है। सारी सभ्यता बता दी है कि ब्रिटिशर्स के अंदर ही भरी है, अंग्रेजों के अंदर ही भरी हुई सारी सभ्यता। ये एक उपयोगिता सिद्ध करना चाहते थे भारत में ब्रिटिश शासन की। ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली है, इनकी क्या योगदान रहा है और क्या लिमिटेशंस रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा, समझ लिया है। 2 चीजें मैंने बताया था, कुल 5 दृष्टिकोण हैं। अब अगले दृष्टिकोण पे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, अगले दृष्टिकोण की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार होती है। इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। यानी दोनों जो दृष्टिकोण रहा वो कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी अप्रोचेस था, है ना, ब्रिटिश अप्रोचेस था कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज की कमियों की तरफ फोकस करना और अपनी वैधता को सिद्ध करना। इन्हीं के प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया दृष्टिकोण सामने आया हमारे, और वह नया दृष्टिकोण था राष्ट्रवादी इतिहासकारों का। इसे बोलते हैं राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, इतिहास लेखन, राइट, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। अब समझिए किस पृष्ठभूमि में यह आता है। इससे पहले साम्राज्यवादी इतिहास लेखन, प्राच्यवादी, उपयोगितावादी, इन्होंने भारतीय समाज को पतनशील और भारत की तमाम बुराइयों को उजागर करने का प्रयास किया। इससे भारत के कुछ बुद्धिजीवी दुखी हो रहे थे, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा जागृत हो रही थी कि क्या सचमुच में हमारा समाज ऐसा था। तो उन्होंने फैसला किया कि अब हम भारतीय इतिहास लेखन परंपरा को शुरू करेंगे, एक नई परंपरा को, जिसमें हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय प्राचीन समाज एक्चुअल में कैसा था, क्या सचमुच में वैसा ही था जैसा साम्राज्यवादी बता रहे हैं या इससे भिन्न था। और इसके पीछे एक्चुअल में 2 कारक थे। एक तो था कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों की जो क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया इनके अंदर जगती है कि हमें रिएक्शन देना है, नए रिसर्चेस खोज करके हमें बताना है, इनका जवाब देना है कि नहीं ऐसा नहीं था हमारा समाज जैसा आप कह रहे हैं। और दूसरी चीज थी कि जो इतिहासकार रहे, राष्ट्रवादी इतिहासकार, वो ज्यादातर राष्ट्रीय आंदोलन की उपज थे, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे, उस दौर के रहे। उन्होंने देखा तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना इनके अंदर जगी कि हमें साम्राज्यवादी इतिहासकारों का जवाब देना चाहिए, उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया हमें करनी चाहिए। और यही प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के रूप में हमारे सामने आती है। इनके भी कुछ योगदान है और कुछ लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, तो इन्हें भी हम लोग 2 भागों में करके देखने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रवादी इतिहास में कुछ पॉइंट्स मैं बनाते जा रहा हूं, आप लोग लिखते जाइएगा ताकि आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर रहे। इतिहास लेखन, बेसिकली 2 चीजें हम लोगों को यहां पे देखना है। एक तो इनका देखना है कि क्या योगदान है, और दूसरा यहां देखना है कि इनकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं क्या है, सीमाएं क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में। 20वीं सदी के आरंभ में शुरू करने वाले कौन लोग थे? भारतीय थे। तो इस इतिहास लेखन को शुरू करने वाले लोग थे
इतिहास लेखन को शुरू करने वाले लोग थे भारतीय बुद्धिजीवी। शुरू करने वाले लोग भारतीय बुद्धिजीवी थे, भारतीय बुद्धिजीवी थे। ध्यान रखिएगा, सब कुछ एक फ्लो में लिखते जाइएगा। मैं यहां सिर्फ पॉइंट आउट करा रहा हूं ताकि उन पॉइंट्सों पे मैं फोकस कर रहा हूं, आप ये फ्लो में लिखते चले जाइए। और इसके दो प्रमुख कारक माने जाते हैं कि ये इतिहास लेखन शुरू करने वाले भारतीय बुद्धिजीवी थे। भारतीय बुद्धिजीवियों का एक ग्रुप था, समूह था, और इसके पीछे के दो कारण थे कि आखिर यह इतिहास लेखन शुरू किया गया। उसके पीछे दो प्रमुख कारक रहे, दो प्रमुख कारक रहे, दो प्रमुख कारक रहे। पहला एक कारक था कि ब्रिटिश इतिहासकार जो रहे, ब्रिटिश इतिहासकारों के पूर्वाग्रहपूर्ण जो दृष्टिकोण रहा, दृष्टिकोण के विरुद्ध इनके मन में प्रतिक्रिया थी। मैंने बताया कि जो ब्रिटिश इतिहासकार रहे वो एक पूर्वाग्रह ठान लिए कि भारतीय समाज ऐसा था, इस तरीके का था। पहले से उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया था कि हमें क्या निष्कर्ष देना है। तो एक तो इनके विरुद्ध ये एक्शन का रिएक्शन था, प्रतिक्रिया था ये। दूसरी चीज मैंने बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। तो दूसरा कारण था कि ये भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकार राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे, राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत की। कौन कौन से इतिहासकार थे प्रमुख रूप से देखा जाए तो इस समूह में प्रमुख इतिहासकार कौन कौन थे? आरसी मजुमदार, नाम सुने होंगे आप लोग, आरसी मजुमदार, प्रोफेसर हेमचंद्र, इनकी भी बुक आप लोग पढ़ते हैं, हेमचंद्र राय चौधरी, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी। इसके अलावा आरडी भंडारकर, केपी जायसवाल, फिर एएस अल्टेकर। प्रमुख रूप से इनकी गणना की जाती है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में। क्लियर है यहां पे? तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो इतिहासकार रहे या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आती है। और इसके पीछे यही दो प्रमुख कारण था। एक था राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, इस वजह से इनके अंदर राष्ट्रवादी भावना आता है और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा, ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास को लेकर के जो पूर्वाग्रहपूर्ण चीजें सामने लाई थी उसे यह खंडित करना चाहते थे। और उसमें प्रमुख रूप से आरसी मजुमदार, आरडी भंडारकर, है ना, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी, ऐसे लोग शामिल रहे। इनकी क्या योगदान है ये ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लिख लीजिए योगदान हेडिंग होगा ये। तो पहला योगदान देखिए, आपको याद है उपयुक्तवादी इतिहासकारों में जेम्स मिल, जिसने भारतीय इतिहास में सांप्रदायिकता का बीज डाला और भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, धार्मिक विभाजन उसने कर दिया। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने सबसे पहले जेम्स मिल के इस विभाजन को ही खंडित कर दिया। उन्होंने बोला कि भारतीय इतिहास को हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में डिवाइड नहीं कर सकते, इससे कहीं न कहीं राष्ट्रवादी जो भावना है वो कमजोर होगी। तो उन्होंने इस विभाजन को खंडित करते हुए भारतीय इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में भारतीय इतिहास का विभाजन किया, नामकरण कर दिया। क्लियर है? यहाँ पे उन्होंने नामकरण 3 भागों में किया। पहला कर दिया इन्होंने कि जेम्स मिल के नामकरण को अस्वीकार कर दिया
और इन्होंने इतिहास को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल का नाम दिया। भारतीय इतिहास को, सॉरी ऐसे कर दिए, भारतीय इतिहास को आधुनिक काल का नाम दिया। जेम्स मिल ने क्या नाम दिया था? हिंदू काल, धार्मिक विभाजन था मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, जिसे ईसाई काल भी कह सकते हैं हम लोग, ब्रिटिश काल। जेम्स मिल ने इतिहास में सांप्रदायिकता का बीज बोया, राष्ट्रवादियों ने इसे खंडित कर दिया और बोला कि यह विभाजन सही नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास का जो विभाजन है हिंदू मुस्लिम के बजाय इसे प्राचीन और मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में विभाजन किया जाना चाहिए। पहला योगदान ये माना जाता है इनका। नंबर 2, दूसरा लिखिए। दूसरी चीज, जो उपयुक्तावादी लेखक रहे उन्होंने बताया कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शासन प्रशासन में कोई बड़ा योगदान या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हमें देखने को नहीं मिलती भारत में। जेम्स मिल और उपयुक्तावादी जितने भी विचारक रहे, मैंने बताया कि उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास को पूरी तरीके से पतनशील बताया कि कोई उपलब्धि नहीं थी। राष्ट्रवादियों ने अपने इतिहास लेखन में दिखाया कि ऐसी बात नहीं है, यह पूरी तरीके से गलत है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जाते हैं तो प्रशासन शासन में कई सारी उपलब्धियां हमें देखने को मिलती है। तो इन्होंने क्या किया कि उपयुक्तावादी लेखक, लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइएगा, उपयुक्तावादी लेखकों के विचारों को अस्वीकार करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में भी भारतीयों ने राज्य और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। एक चीज तो ये हो गया कि प्राचीन भारत में भी प्रशासन और राज्य में कई सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल थी। उपयुक्तावाद की इस विचार का खंडन कर दिया गया। तीसरा पॉइंट, उपयुक्तावादियों ने यह कहा कि भारत का जो प्राचीन काल रहा पूरा, वो निरंकुशवादियों का काल था। जितने भी शासक थे सब निरंकुश शासक थे। राष्ट्रवादियों ने इस बात का भी खंडन किया और बताया कि प्राचीन काल में जितने भी शासक रहे सब निरंकुश नहीं रहे, बल्कि कई सारी जगहों पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी चलती रही। जैसे कि हम लोगों ने देखा था जब पढ़ते हुए कि जब हम लोग महाजनपदों की बात करते हैं तो कई सारे 2-3 महाजनपद ऐसे रहे, 2 महाजनपद ऐसे रहे जहां पे गणतंत्र था, राजतंत्र वहां पे नहीं था। तो इस बात का भी खंडन हो गया उपयुक्तावादियों का। इन्होंने कहा कि प्राचीन भारत में केवल निरंकुश शासक ही नहीं रहे, निरंकुश शासक ही नहीं थे, बल्कि शासन व्यवस्था के रूप में गणतंत्र का भी विकास कर लिया था। यानी सीधा सा कहने का मतलब कि इनका यह था कि उपयुक्तावादी जो इतिहासकार रहे वो कहते हैं कि प्राचीन भारत में सिर्फ निरंकुश शासकों का दौर था, सिर्फ निरंकुश शासक थे, शासन व्यवस्था में उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं थी, निरंकुश शासन का दौर था। तो उन्होंने बताया कि सिर्फ निरंकुश शासक नहीं रहे, बल्कि कई जगहों पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का भी विकास हो गया था। तो ये मन भी खंडित हो जाता है। इसके अलावा जो राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे उन्होंने कुछ कालों पर विशेष शोध किया और विशेष शोध करने के बाद दिखाया कि इसकी उपलब्धियां बहुत ही महान रही। जैसे कि गुप्त काल को इन्होंने कह दिया कि यह स्वर्णकाल है।
स्वर्ण काल कहने के पीछे उन्होंने गुप्त काल की ढेर सारी उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि इस प्रकार यह काल अपनी विशेष उपलब्धियों के कारण स्वर्ण काल के रूप में मानी जाएगी। तो देखिए 5वां नंबर होगा ना, 5वां पॉइंट्स लिखिए, इनके योगदान को लिखिए। इन्होंने प्राचीन काल के कुछ कालों पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा गुप्त काल, विशेषकर गुप्त काल, कुछ कालों पर विशेष शोध करते हुए उस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को उद्घाटित किया। 5 पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, एक पॉइंट जिसमें और लिखे, इन्होंने क्या किया कि प्राचीन ग्रंथों की तरफ भी शोध किया और 1905 में इन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज कर ली। ध्यान रखिए 1905 से पहले कौटिल्य की अर्थशास्त्र हमारे संज्ञान में नहीं था, हम नहीं जानते थे। ये इनकी देन है, इन्होंने कई सारे ग्रंथों की खोज की। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख लीजिए 6वां नंबर। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन ग्रंथों की खोज एवं अन्वेषण पर भी बल दिया। इन्हीं के द्वारा 1905 में आर शर्मा शास्त्री 1905 में आर शर्मा शास्त्री ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज की। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों का योगदान है। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने प्राचीन इतिहास के उन पहलुओं पर फोकस किया, राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विशेषतः ज्यादा फोकस किया। यह दिखाने का प्रयास किया कि यहाँ के जो शासक रहे, राजा रहे, वो सिर्फ निरंकुश नहीं थे। तो हम लोग जब इतिहास पढ़ रहे थे, जब मैं पढ़ा रहा था प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो हम लोग देख रहे थे कि मौर्य काल या फिर मौर्योत्तर काल के जो शासक रहे, गुप्त काल के जो शासक रहे, शासक तो निरंकुश रहे, लेकिन हम लोगों ने यह भी देखा कि ये शासक निरंकुश होते हुए भी सहिष्णु थे, सभी धर्मों को साथ लेकर चलते थे, बहुत ही अत्याचारी नहीं रहे, कई मामलों में वो उदार भी बने रहे। निरंकुश होते हुए भी कई सारे लिमिटेशंस थे उनके ऊपर, धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे वो बने रहे सीमाओं में। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। ये राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का ही प्रभाव रहा कि हम उन शासकों के उन पहलुओं को भी जान सके, समझ सके, जो निरंकुशता से परे जाकर के वो एक लिमिटेशंस में कार्य कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जब सामने आया तो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट राइट है, पूरी तरीके से बोलते कि पूर्णतः सही है। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस थी, सीमाएं थी, खामियां थी। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस पॉइंट्स में उन खामियों को आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में कहाँ गलती रहेगी, कुछ खामी रहेगी। तो आइए इनके लिमिटेशंस को देखते हैं, सीमाएं को देखते हैं। सीमाएं पहला पॉइंट क्या था हम लोगों ने कि इन्होंने जेम्स मिल के जो काल विभाजन रहा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, उस विभाजन को तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के बजाय इन्होंने कौन से नाम को स्वीकार किया? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, नाम तो इन्होंने स्वीकार कर दिया, लेकिन काल विभाजन का जो आधार रहा, जेम्स मिल ने क्या आधार बनाया था? धर्म को आधार बनाया था, संप्रदाय को आधार बनाया था। और इसी संप्रदाय को आधार बना करके उसने हिंदू काल का नाम दिया, मुस्लिम काल का नाम दिया और ब्रिटिश काल का नाम दिया। आधार क्या था? धर्म था।
जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उन्होंने जेम्स मिल के नामकरण, ये जो नामकरण किया गया, इस नामकरण को तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन जेम्स मिल ने अपने नामकरण के लिए जिस चीज को आधार बनाया था उस आधार को राष्ट्रवादी इतिहास लेखन भी अस्वीकार नहीं कर पाए। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार रहे उन्होंने भी इसे चुनौती नहीं दे पाया। और इनका मानना है राष्ट्रवादी इतिहास लेखनों का कि जो मध्यकाल की शुरुआत होती है, हिंदू काल को तो इन्होंने कह दिया कि ये प्राचीन काल है राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने, और मुस्लिम काल को इन्होंने कह दिया कि मुगल काल है, सॉरी मध्यकालीन इतिहास है, मध्यकाल है ये। तो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने मध्यकाल की शुरुआत ही मोहम्मद गोरी के आक्रमण से माना, गोरी के आक्रमण से माना। और गोरी का आक्रमण का सीधा सा मतलब कि इनका जो बेस रहा, आधार रहा, वो धर्म बन गया। यहां पे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी इतिहास के नामकरण को लेकर के जो आधार बनाया वह आधार धर्म ही बन गया। और इसी को आधार बना करके जेम्स मिल ने भी भारतीय इतिहास का नामकरण किया था। तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इस नामकरण को तो चुनौती दे दिया जेम्स मिल के, लेकिन जेम्स मिल ने जो आधार बनाया था उस आधार को चुनौती देने में ये सफल नहीं रहे। और आज तक हम लोग ये जानते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, अभी भी आप पढ़ते होंगे, तो मध्यकाल की शुरुआत आप यहीं से मानते हैं मोहम्मद गोरी का, कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों का ये प्रभाव अभी भी चला आ रहा है। अब आपके दिमाग में होगा कि फिर हम क्या आधार बनाएं मध्यकाल के लिए, किस चीज को बेस बनाएं? इसका जवाब आपको आगे मिलेगा मार्क्सवादी इतिहास लेखन में, वहां आप पाएंगे इसका जवाब कि क्या बेस होना चाहिए। मैं जब आगे डिस्कशन करूंगा तो वहां पे बस यहाँ ये ध्यान रखिए कि उन्होंने उस आधार को चुनौती नहीं दिया जिस आधार को जेम्स मिल ने बनाया था। नामकरण को चुनौती दी है, आधार को चुनौती ये लोग नहीं दे पाए। तो पहला पॉइंट से लिख लीजिए, इसी में इसको लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए जो मैंने समझाया है, लिख लीजिए। नंबर 1 लिखे, राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने जेम्स मिल के द्वारा या जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास को, जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास को दिया गया नामकरण को चुनौती तो दिए, लेकिन जेम्स मिल के काल विभाजन के आधार को चुनौती नहीं दे सके और मोहम्मद गोरी और मध्ययुग का आरंभ, ऐसे कर लीजिए, और मध्यकाल का आरंभ मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ ही मान लिए, इन्होंने मान लिया। पहली लिमिटेशंस, इनकी पहली कमी थी, पहली सीमाएं थी। क्लियर है यहाँ पे? दूसरा पॉइंट, इन्होंने प्राचीन ग्रंथों के ऊपर भी अन्वेषण और शोध को प्रारंभ किया, लेकिन यहां पे एक लिमिटेशन हो गया कि ये ज्यादातर इनका फोकस रहा संस्कृत ग्रंथों के ऊपर। बाकी जो आम लोगों की भाषा रही, पाली, प्राकृत, इन भाषाओं की ग्रंथों की तरफ इनका ज्यादा फोकस नहीं हो पाया। तो एक कमी या एक लिमिटेशन यह मानी जाती है कि राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अन्वेषण पर फोकस तो किया, लेकिन इनका ज्यादा जो फोकस रहा वो संस्कृत ग्रंथों पर ही आकर के सिमट गया। प्राकृत और पाली जैसी भाषाएं जो आम लोक जीवन की भाषा रही, ऐसी भाषाओं पे लिखे गए जो ग्रंथ रहे, उन ग्रंथों पे इन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। तो नंबर 2 लिख लीजिए, राष्ट्रवादी विद्वानों ने राजनीतिक
राष्ट्रवादी विद्वानों ने अपने अध्ययन में, ऐसे कर लीजिए, अपने अध्ययन में संस्कृत ग्रंथ को विशेष महत्व दिया, जबकि पाली और प्राकृत जैसे जन साहित्य, जन मतलब लोगों का साहित्य था, जन साहित्य पर विशेष ध्यान, या जन साहित्य को अस्वीकार कर दिया, ऐसे कर दिया, जन साहित्य को अस्वीकार कर दिया। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। इन्होंने जब प्राचीन इतिहास के अध्ययन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो चूंकि सोर्स के तौर पे, स्रोत तो चाहिए ना, सोर्स के लिए इन्होंने ग्रंथों की तरफ भी फोकस किया कि देखा जाए इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं और उन ग्रंथों से क्या जानकारी मिलती है। जब ग्रंथों की तरफ फोकस किया तो इनका विशेष ध्यान किधर हो गया, संस्कृत ग्रंथों की तरफ हो गया। जबकि संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी, आम लोगों की भाषा नहीं थी उस समय। संस्कृत जो भाषा रही उस दौर में वो कुछ विद्वान लोगों की भाषा थी, एलिट्स वर्ग की भाषा मानी जाती है। जो आम लोगों की भाषा थी, जो आम बोलचाल में भाषा चलती थी, वो पाली चलती थी या प्राकृत चलती थी। यही देखेंगे आगे चल करके जब बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है तो बौद्ध धर्म में महावीर, जो जैन धर्म में महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में, इन्होंने प्राकृत और पाली भाषा को आधार बेस बनाया अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम संस्कृत में जाते हैं तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इस वजह से उस समय जो ग्रंथ भी लिखे गए पाली में लिखे गए और प्राकृत भाषा में खूब ढेर सारी ग्रंथ लिखे। आम लोग सामान्य में जो प्रचलित भाषाएं रही उसमें फिर ग्रंथ लिखने की शुरुआत हुई। शुरू के ग्रंथ संस्कृत के रहे, तो एक बड़ी कमी ये रही। इनकी जो अगली एक लिमिटेशन रही, सीमाएं रही, कमी रही कि इन्होंने जब अध्ययन करना शुरू किया प्राचीन इतिहास का तो ये राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास पे ही ज्यादा फोकस किया। राजनीतिक इतिहास मतलब कौन कौन से राजा रहे, कौन सा इन्होंने युद्ध लड़ा, क्या काम किया। सांस्कृतिक इतिहास मतलब इन्होंने पूजा पाठ, बाकी के धार्मिक जीवन, किस प्रकार का धर्म जिए थे, इन्हीं सब चीजों पे फोकस किया। बेसिकली सामाजिक और आर्थिक तत्वों के ऊपर इनका फोकस नहीं किया। इस समय का समाज कैसा रहा, इस समय का जो इकोनॉमिक कंडीशन रही वो कैसी रही, आम लोग जो जनजीवन था वो कैसा रहा, इस पे इन्होंने फोकस नहीं किया। ये बाद में चल करके ये चीजें शामिल होती है। आज हम लोग जो पढ़ते हैं इतिहास की किताब में आप देखेंगे कि ज्यादातर राजनीतिक और सांस्कृतिक चीजें शामिल होती हैं, तो उसका मुख्य रीजन ही है। बाद में चल करके सामाजिक और आर्थिक चीजों में फोकस किया गया तो वो भी चीजें अब हम लोगों को शामिल होती है, हम लोगों को पढ़ना होता है कि इस समय का सामाजिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी। लेकिन शुरू में सिर्फ राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक चीजों पर ही फोकस होगा था। तो अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, नंबर 3 लिखिए। राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राजनीतिक, प्रशासनिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन पर ही विशेष बल दिया, जबकि आर्थिक और सामाजिक इतिहास को अपेक्षाकृत कम महत्व दिया या नजरअंदाज किया, ऐसे करिए, अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया। तीसरा पॉइंट है ना, नजरअंदाज किया। यहां तक क्लियर है 3 पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट रहेगा। इन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया, राष्ट्रवादी इतिहास का अर्थ जाहिर सी बात है देश से जुड़ाव रहा। इसी जुड़ाव में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दिया। जो सामान्यतः होता है, कोई भी जब इतिहासकार जब लिखते हैं तो व्यक्तिगत जो चीजें रहती हैं ना उससे प्रभावित हुए बिना वो इतिहास लेखन नहीं कर सकता। माना जाता है कि इतिहास लेखन में
जो व्यक्तिगत मनोभाव है वो लेखन में आ ही जाता है। तो चूंकि वो मनोभाव था राष्ट्रवादी इतिहासकारों का, राष्ट्र से जुड़ाव था, देश से जुड़ाव था, तो वो कुछ चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके पेश कर देते हैं, जो एक्चुअल में जैसा नहीं था उससे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड कर देते हैं। तो लास्ट पॉइंट इनकी जो लिमिटेशन है सीमा लिख लीजिए कि इनके द्वारा भारतीय इतिहास के कुछ कालों की उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया तथा कुछ कालों को विशेष उपलब्धियों का काल बताया गया। विशेष उपलब्धियों का काल बताया। ओके, इन बहुत सारी चीजें बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश कर दी गई और कुछ इतिहास के काल है जिन्हें बता दिया कि इस समय ये विशेष उपलब्धि हुई थी। तो ये रहा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, जिनके योगदान को हम लोगों ने देख लिया और जिनके लिमिटेशंस को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा इसे छोटा ही रखते हैं क्योंकि लंबा हो गया लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग मार्क्सवादी जो शेष 2 बचे हुए हैं, दोनों इतिहास लेखन को समझ करके पहले टॉपिक को एंड करेंगे। ये पूरा लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा थोड़ा सा कमेंट करके आप लोग थोड़ा अपने जो जिज्ञासा है वो भी आप लोग शेयर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड रहेंगे तो मैं प्राचीन इतिहास को लंबा खींचूंगा, मैं पब्लिक ही आप लोगों के सामने आएगा। अभी ये पेड ग्रुप में एंशिएंट नहीं लेके जाऊंगा, मैं पूरा एंशिएंट में पढ़ा दूंगा पब्लिक मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर इंटरेस्टेड होते हैं लोग, जिज्ञासु होते हैं, देखते हैं चलता है तो फिर इसे कंटिन्यू मैं करूंगा, अदरवाइज